नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा मध्य प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने स्पेन के मैड्रिड दौरे पर वो हैं और इस दौरान ला लीगा कार्यालय का दौरा उन्होंने किया है और खेल और युवा विकास में सहयोग की संभावनाओं पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा भी की है। ये चर्चा एमपी में फुटबॉल प्रशिक्षण, जमीनी स्तर पर विकास और बुनियादी ढांचे के समर्थन पर केंद्रित रही है। ये यात्रा वैश्विक खेल साझेदारी के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाने के राज्य के दृष्टिकोण को भी दर्शाती है। तो मोहन यादव दुबई के 3 दिन के दौरे के बाद स्पेन पहुंचे हैं और स्पेन पहुंचने के बाद बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया, जिसकी तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सीएम मोहन यादव का स्पेन दौरा आज से शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक भावुक एक्स पर पोस्ट किया है और अपने ससुर श्रद्धेय ब्रह्मानंद यादव के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मां भारती की सेवा में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले परम पूज्य ससुर श्रद्धेय ब्रह्मानंद यादव का देवलोकगमन अत्यंत दुखद है और आपके चरणों में सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। सीएम ने आगे लिखा और इसी के साथ दुख भी व्यक्त किया है। जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र सेवा और जन कल्याण के लिए न्यौछावर किया। एक शिक्षक थे, अपने सदैव कार्य निष्ठा की शिक्षा और प्रेरणा प्रदान उन्होंने की है। अपार शोक के क्षणों में भी अपनी शिक्षा को आत्मसात करते हुए मैं मध्य प्रदेश के विकास हेतु विदेश दौरे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। परिवारजनों और आपके प्रशंसकों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत की पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान देकर शांति और मोक्ष प्रदान करें। तो सीएम मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है। फिलहाल वो स्पेन दौरे पर हैं, लेकिन वहां से उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया है और दुख व्यक्त किया है। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की 3 दिवसीय दुबई यात्रा के बाद अब वो स्पेन पहुंच चुके हैं। उनकी दुबई यात्रा कई मायने में ऐतिहासिक रही। उद्योग, निवेश, लॉजिस्टिक्स, एमएसएमई और रणनीतिक साझेदारी के लिए दौरा सिर्फ मीटिंग्स नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कोशिश थी। आइए आपको दिखाते हैं इन 3 दिनों में क्या क्या बदला, कैसे ब्रांड एमपी ने दुबई में दर्ज कराई अपनी मजबूत मौजूदगी। इस
सिस्टम को भी विस्तार से समझाया। ये दिन निवेश और विश्वास के बीच की कड़ी मजबूत करता नजर आया। इसी के साथ वे अबू धाबी स्थित भव्य और दिव्य बैप्स हिंदू मंदिर में दर्शन करने पहुंचे, जहां सनातन संस्कृति की वैश्विक पहचान बनी। इस मंदिर में पहुंचकर आस्था, अध्यात्म और भारतीय गौरव का अनुभव उन्होंने महसूस किया। तीसरा और अंतिम दिन लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई सेक्टर के लिए रणनीतिक दृष्टि से बेहद अहम रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुलाकात की मुंबई की अग्रणी लॉजिस्टिक्स कंपनी डीपी वर्ल्ड के प्रतिनिधियों से। इसके बाद मुख्यमंत्री भारत मार्ट पहुंचे, जो कि डीपी वर्ल्ड द्वारा संचालित एक वैश्विक प्लेटफॉर्म है, जहां भारतीय एमएसएमई उत्पाद दुनिया के बाजार से जुड़ते हैं। इस दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने भारत मार्ट में मध्य प्रदेश के एमएसएमई यूनिट्स को कैसे जोड़ा जाए, इस पर विस्तार से रणनीति बनाई। सीएम ने स्पष्ट किया कि मध्य प्रदेश सिर्फ निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई नवाचार का केंद्र बनना चाहता है। उन्होंने एमएसएमई से जुड़े क्लस्टर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट मॉडल को भी प्रमोट किया। 3 दिन की ये यात्रा सिर्फ मीटिंग्स और प्रस्तुतियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसने दुबई और मध्य प्रदेश के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक सहयोग की नींव रख दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुबई में जो प्रस्तुत किया, वो सिर्फ योजनाओं का खाका नहीं था, बल्कि एक भरोसेमंद मॉडल था जो वैश्विक मानकों पर खरा उतरता है। दुबई में मुख्यमंत्री की 3 दिन की यात्रा पर्यटन, खनिज, खाद्य प्रसंस्करण, आईटी, लॉजिस्टिक्स और एमएसएमई जैसे विविध क्षेत्रों को एक साझा मंच पर लाने में सफल रही। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव स्पेन पहुंच चुके हैं। मैड्रिड में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में वे ब्रांड एमपी की कहानी को आगे बढ़ाएंगे। उनके इस दौरे से न सिर्फ एक निवेश के द्वार खुलेंगे, बल्कि मध्य प्रदेश की वैश्विक छवि और भी ज्यादा सशक्त होती नजर आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां मोदी कैबिनेट में 3 फैसलों को मंजूरी दी गई है और केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बारे में जानकारी साझा की है। 100 कृषि जिले विकसित किए जाएंगे, फैसला लिया गया है और पीएम धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी मिल गई है। 1.7 करोड़ किसानों को इसके जरिए सीधा लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कम उत्पादन वाले 100 जिले सशक्त इसके जरिए बनाए जाएंगे और स्पेस की सफलता पर प्रस्ताव पास हुआ है। अश्विनी वैष्णव की ओर से इस बारे में जानकारी साझा हुई है। भारत की अंतरिक्ष में बड़ी उड़ान रही है, अश्विनी वैष्णव की ओर से तमाम बातें कही गई हैं। तो कैबिनेट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर है, मोदी कैबिनेट में 3 फैसलों को मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से तमाम जानकारी साझा की गई है। 100 कृषि जिले इन फैसलों के जरिए विकसित किए जाएंगे। पीएम धन धान्य कृषि योजना के तहत ये फैसला लिया गया है और ऐसे में किसानों को सीधे तौर पर इसके जरिए फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो किसानों के उत्थान के लिए एक और कदम केंद्र सरकार की ओर से आगे बढ़ाया गया है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, वो भावनाओं, मूल्यों और संस्कारों का भी निर्माण करती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसी सोच के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्य के सभी स्कूलों में हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह निर्णय लिया गया है और इसकी सराहना शिक्षाविदों से लेकर सामाजिक संगठनों तक हर ओर की जा रही है। यह फैसला नई पीढ़ी को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन के नैतिक रास्तों में भी जोड़ने की कोशिश करेगा। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक नई शैक्षणिक पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में अब हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के साथ होगी। इसे केवल धार्मिक अभ्यास नहीं, बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक शिक्षण उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय महज एक नीतिगत आदेश नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक सेतु है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को स्कूल में अनिवार्य बनाना न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि छात्रों को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक प्रयोग भी है। ये प्रयोग बच्चों के मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता पर कैसा असर डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट है, शिक्षा केवल सूचनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी सिखाए।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को भारतीयता के मूल विचारों से जोड़े बिना हम आने वाली पीढ़ी को उनकी जड़ों से नहीं जोड़ सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता को निखारने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे केवल विद्वान नहीं बल्कि सशक्त और संवेदनशील नागरिक बने। अब उत्तराखंड के स्कूलों में हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत होगी। प्रार्थना सभा के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ा और समझाया जाएगा। हर सप्ताह एक नया श्लोक ऑफ द वीक के रूप में चुना जाएगा, जिसे अर्थ सहित समझाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास बच्चों में केवल स्मृति नहीं बल्कि विवेक और जीवन दर्शन को भी जन्म देगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, गीता को धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, तर्कशास्त्रीय और व्यवहारिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाना। ये श्लोक बच्चों को न केवल भावनात्मक संतुलन सिखाएगा बल्कि नेतृत्व कौशल, जीवन प्रबंधन और नैतिक निर्णय जैसे गुणों को भी विकसित करेगा। ये शिक्षा का एक समग्र मॉडल बन सकता है, जहां बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार शिक्षकों को अब केवल श्लोक रटवाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उन्हें बच्चों को अर्थ समझाना होगा। उदाहरण के माध्यम से, संवाद के जरिए। शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि शिक्षकों को सरल भाषा में समझाना होगा कि ये श्लोक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य सरकार ने गीता और रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। नए सत्र से छात्रों को भारतीय दर्शन और नैतिक शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री धामी ने इस परिवर्तन को शिक्षा में भारत को पुनर्स्थापित करने का अवसर कहा है। स्कूलों में गीता के श्लोक केवल धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं होंगे, वे छात्रों की सोच को दिशा देने का माध्यम बनेंगे। आत्मनियंत्रण, संयम, करुणा, साहस, ये सब वो मूल्य हैं जो गीता के श्लोक में समाहित हैं और अब उत्तराखंड के बच्चे उन्हें अपने जीवन में उतार पाएंगे। श्रीमद् भगवत गीता नेतृत्व का एक आदर्श ग्रंथ मानी जाती है। अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में जो ज्ञान दिया गया, वह आज के छात्रों को भी आत्मविश्वास, नेतृत्व और विवेक से जुड़ी अनेक बातें सिखा सकता है। मुख्यमंत्री धामी का यही विजन है कि उत्तराखंड के छात्र किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने में सक्षम बने। शिक्षा केवल अंकों तक सीमित नहीं हो सकती, यही सोच इस योजना के मूल में है। आदेश में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि गीता के श्लोकों का उद्देश्य छात्रों में आत्मनियंत्रण, चरित्र निर्माण, निर्णय क्षमता और नेतृत्व कौशल विकसित करना है। ये पहल यदि जमीनी स्तर पर लागू हो पाए तो ये केवल शिक्षार्थी नहीं बल्कि जागरूक और सशक्त नागरिक तैयार कर सकती है। इस योजना को लेकर आलोचनाएं भी सामने आ सकती हैं। क्या ये धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ है? सरकार का कहना है नहीं, ये धर्म के प्रचार का नहीं, संस्कृति और दर्शन की शिक्षा का माध्यम है। गीता को एक सार्वभौमिक जीवन दर्शन की तरह देखा जा रहा है, जैसे योग, आयुर्वेद और वेदांत को वैश्विक मंच पर देखा जाता है। इसे उस दृष्टिकोण से पढ़ाया जाएगा जिससे ये सभी के लिए प्रासंगिक और प्रेरक बन सके। ये पहल केवल परंपरा निभाने की कोशिश नहीं है, ये एक दूरदर्शी निर्णय है जो बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में खड़ा करने के साथ साथ उन्हें भारतीय मूल्यों से जोड़ने की दिशा में है। ये प्रयास शिक्षा को दो भागों में नहीं बांटता, ये ज्ञान और संस्कृति को एक साथ लेकर चलता है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड अब एक ऐसा राज्य बन रहा है जो शिक्षा में सांस्कृतिक और व्यवहारिक संतुलन का मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। गीता का एक श्लोक
अब केवल सुबह की रस्म नहीं बल्कि छात्रों के जीवन का हिस्सा बने, यही ध्येय है। और अगर ये पहल पूरे मन से लागू की जाती है तो ये न केवल छात्रों को बल्कि भारत के शिक्षा दर्शन को भविष्य में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, RNTV। और अब आइए आपको दिखाते हैं कि कैसे एक गांव का बाबा बना 300 करोड़ की अंधी सल्तनत का मालिक। एक बाबा जो दिखता था सूफी, बोलता था आध्यात्मिक जुबान और लोगों को देता था मोक्ष का सपना, लेकिन हकीकत में वो बन बैठा था धर्मांतरण के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय सिंडिकेट का मास्टरमाइंड। गांव-गांव घूमकर रत्न बेचने वाला ये शख्स कैसे बना 300 करोड़ के काले कारोबार का बादशाह। मुंबई से सऊदी, पुणे से नेपाल तक कैसे फैला इसका जाल, देखिए इस रिपोर्ट में। नीतू रोहरा हुआ करती थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया। बाबा ने पहले नीतू को मुंबई में ब्रेन वॉश कर इस्लाम कबूल करवाया, फिर उसे बलरामपुर बुलाकर अपने रैकेट का अभिन्न हिस्सा बना दिया। गिरफ्तारियों के बाद ATS को कोर्ट से 1 हफ्ते की रिमांड मिली और इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ED भी सक्रिय हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच PMLA एक्ट के तहत शुरू हो चुकी है और अब जो जानकारियां सामने आ रही हैं वो चौंकाने वाली हैं। बाबा और उसके नेटवर्क ने करीब 40 से ज्यादा NGO और ट्रस्ट बनाए थे। इन संस्थाओं के जरिए देश भर में धर्मांतरण और अवैध फंडिंग का तंत्र चलाया जा रहा था। इन NGO के नाम पर खुले बैंक खातों में 100 करोड़ से भी ज्यादा के संदिग्ध लेन देन पकड़े गए हैं। अधिकारियों को संदेह है कि इन खातों में विदेशों से पैसा भेजा जाता था, खासकर सऊदी अरब, नेपाल और खाड़ी देशों से। इन पैसों का इस्तेमाल धर्मांतरण, जमीन खरीद और आलीशान जीवन शैली के लिए किया जाता था। छांगुर बाबा की संपत्ति की असली तस्वीर तब सामने आई जब पुणे की एक जमीन डील की जांच शुरू हुई। उत्तर प्रदेश के उतरौला तहसील के एक अदालत क्लर्क और उसकी पत्नी के नाम 16 करोड़ की जमीन खरीदी गई थी, जिसकी बाजार की कीमत अब 200 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। ये सौदा भी बाबा के नेटवर्क से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा बलरामपुर, लखनऊ और मुंबई में बंगलों, प्लॉट्स और लग्जरी गाड़ियों की लंबी लिस्ट सामने आई है।
जांच में ये भी सामने आया है कि बाबा ने विभिन्न जगहों पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर फर्जी दस्तावेजों के सहारे कराई थी। धर्मांतरण का ये जाल केवल पैसों तक सीमित नहीं था, इसमें भावनाएं, पहचान और जिंदगियां भी झोंकी जा रही थी। एटीएस की रिपोर्ट्स में सामने आया है कि लव जिहाद के जरिए लड़कियों को फंसाने का एक पूरा तंत्र था। फर्जी नामों से सोशल मीडिया पर दोस्ती, फिर शादी, फिर दबाव में धर्मांतरण। लखनऊ की गुंजा गुप्ता का केस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिन्हें अमित बनकर मिला एक युवक अबू अंसारी, जिसने बाद में उनकी पहचान बदलकर अलीना अंसारी बना दी। ये एकमात्र मामला नहीं, दर्जनों पीड़ित महिलाएं अब सामने आ रही हैं। अब जब बाबा की सच्चाई उजागर हुई है तो बलरामपुर के मधुपुर गांव में बने उसके आश्रम को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त करने का काम किया गया। ये जमीन ग्राम सभा की थी, जिस पर अवैध कब्जा कर आश्रम खड़ा किया गया था। बाबा के साथ उसका बेटा महबूब, नसीम का पति जलालुद्दीन और 14 अन्य आरोपी फरार हैं। एटीएस की टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं और ये जांच अभी और गहराने वाली है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही विदेशों से जुड़े लिंक और हवाला नेटवर्क पर भी कार्रवाई हो सकती है। हमारी मौजूदगी उतरौला के मधुपुर के गांव में है। ये ठाकुर बाबा की हवेली है, जिसपे 5 बुलडोजर चल रहा है। हम वो बुलडोजर किस तरीके से अलीशान हवेली को जो है बंजर में बदल दिया गया है, खंडहर बना दिया हवेली को, और लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो जारी है। यहाँ पे अभी एसपी डीएम दोनों लोग यहाँ मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ही सुबह से बुलडोजर पर कार्रवाई की जा रही है। 2 बुलडोजर पीछे की तरफ से हैं और 3 बुलडोजर सामने की तरफ से। यहाँ पर ठाकुर बाबा ने अपना एक संतुलन तैयार करके रखा था, जिसमें 5 से 7 जो कुत्ते थे वो बहुत खतरनाक है यहाँ पर, और अस्तबल भी बनाया गया था जिसमें घोड़े रखे हुए थे। और ये वही मजार है जहाँ पर ठाकुर बाबा के द्वारा धर्म परिवर्तन कराया जाता था, लोगों को अंगूठी दी जाती थी। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर बाबा 40 से अधिक विदेश यात्राएं करता है, जो इस्लामिक देश थे उनकी यात्रा करता, वहाँ से ठंडी होती थी। एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया शनिवार को और जेल भेज दिया। उसके बाद ईडी इनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। राजस्व विभाग की टीम और पुलिस प्रशासन इस समय मौजूद है यहाँ पर। आर्यन टीवी के लिए बलरामपुर से विशाल सिंह। ये पूरा रैकेट सिर्फ पैसों या पहचान बदलने तक सीमित नहीं था। इसमें सबसे खतरनाक था उसका मनोवैज्ञानिक और वैचारिक नियंत्रण। बाबा अपने आश्रम में कथित आध्यात्मिक प्रवचन के जरिए लोगों को ये यकीन दिलाता था कि उनके दुखों, बीमारियों और बदकिस्मती का एक ही इलाज है, धर्म परिवर्तन। उसने धर्म को एक इलाज और अपनी पहचान को एक इलाजगार बना दिया। गरीब, बीमार, बेरोजगार हर किसी की पीड़ा को बाबा ने एक अवसर की तरह देखा। उसके दरबार में आने वालों को पहले इलाज दिया जाता था और फिर उनके दिल दिमाग पर धीरे धीरे अपनी आस्था डाल दी जाती थी। एनजीओ के नाम पर खुले संस्थानों में बच्चों के लिए शिक्षा, महिलाओं के लिए रोजगार प्रशिक्षण और वृद्धों के लिए सेवा केंद्र चलाए जाते थे। लेकिन ये सब कुछ एक मकसद के लिए था, विचार बदलो, पहचान बदलो और बाबा के साम्राज्य को बढ़ाओ। एटीएस की रिपोर्ट में दर्ज है कि इन संस्थानों से हर महीने दर्जनों लोगों का जबरन या लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता था। ठाकुर बाबा कैसे आदमी थे? बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत ठीक ठाक थे। हमारे गांव के प्रधान थे, लोगों का मदद करते थे। 10 साल के बाद यहाँ से चले गए। कितनी बार प्रधान थे? 2 बार प्रधान थे। 2 बार प्रधान जी। कितने साल पहले यहाँ रहते थे? यहाँ 10 साल हो गए उनको गए हुए। अच्छा, यहाँ से फिर कहाँ गए? गए मधुपुर। और उनके बारे में क्या जानते हैं? उनके बारे में इतना ही नॉलेज है, कपड़े का धंधा करते थे, व्यापारी थे। कितने बच्चे हैं उनके? उनके एक बच्ची है, एक लड़का था और 4 बेटियाँ। उनकी गिरफ्तारी हो गई, क्या कहना चाहेंगे? अब गिरफ्तारी के बारे में हम क्या कहें सर, अब वो अंदरूनी बात तो हमें मालूम नहीं इसके बारे में। बचपन से वो यहाँ रहे हैं? हाँ, बचपन से यहाँ रहे, हम लोग बचपन से ही जानते हैं। लेकिन अब वहाँ जाके क्या हुआ, जहाँ तक मेरा वो है कि वहाँ कुछ दुश्मनी की वजह से उनको बचाया गया। जी, वो तो यहाँ के रहने वाले हैं, प्रधान रह चुके हैं वो लोग पूरे। मतलब कितनी बार प्रधान थे? वो लगभग 2 से 3 बार वो रह चुके हैं। एक बार उनके बेटे लड़े थे, वही में हार गए, वो चले गए वहाँ पे मधुपुर में।
उनका मकान ये पीछे जो हाँ, गिरा हुआ? ये पूरा मकान उनका ही था, पुराना मकान था। कितने साल पहले यहाँ से गए थे? ये लगभग वही 8-9-10 साल लगभग हो गया। धर्मांतरण के मामले में उनको ATS और STF ने पकड़ा, क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो उसके बारे में क्या नहीं कह सकते, आदमी उछालने वाला कुछ भी उछाल सकता है, कह सकता है। नहीं, जैसे वो यहीं पे रहते थे, आप लोग उनके बारे में? नहीं, वो तो कभी ऐसा मतलब व्यवहार कभी भी कोई के साथ में कभी नहीं ऐसा दिखा है। वो बहुत अच्छे आदमी थे। ये एक ऐसे तंत्र की तस्वीर है जो ना तो केवल अपराध है और ना ही केवल धोखा। ये उस सामाजिक ताने बाने पर हमला है जिसे भारत ने सदियों से सहिष्णुता और विविधता के धागों से बुना है। छांगुर बाबा की गिरफ्तारी सिर्फ एक अपराधी का पर्दाफाश नहीं है, बल्कि ये उस संगठित सोच पर चोट है जो धर्म के नाम पर विश्वास को व्यापार बना देती है। ये केस सिर्फ उत्तर प्रदेश या एक बाबा तक सीमित नहीं है। इसकी परछाइयां भारत की धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय सुरक्षा तक फैली हुई हैं। सवाल अब सिर्फ ये नहीं है कि बाबा ने क्या किया, असली सवाल ये है कि ऐसा करने दिया किसने, कौन है वो लोग जो इस काले कारोबार के साझेदार थे, और आखिर कब तक हमारी आस्था, हमारी संवेदनशीलता ऐसे रैकेट्स का शिकार बनती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।